हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी एक बार देख लें। आज हम लोग इस वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम लोग पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट ये आपका एक क्या है, रूम है। अब इस रूम में इस जगह पर क्या लगा हुआ है, स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, फैन है। अब क्या होगा, अगर इस फैन को घुमाना है तो उसको घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्विच बोर्ड से एक वायर को लेके किसके साथ कनेक्ट करना होगा, फैन के साथ कनेक्ट करना होगा। और जैसे स्विच को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये फैन मेरा क्या होगा, घूमने लगेगा। दैट मीन्स इस फैन तक करंट पहुंचाने के लिए हम लोग क्या किए, एक रास्ता तैयार किए। और जो पाथ हम लोग तैयार करते हैं करंट के लिए, उसी पाथ को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ से होकर जाता है उस पाथ को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज दैट अगर इसको एग्जाम में इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करने के लिए आया जाएगा तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, ए कंटिन्यूअस and closed, a continuous and closed path, a continuous and closed path of electric current, a continuous and closed path of electric current that containing electric component is called इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका डिफिनेशन को समझेंगे। एक कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, जैसे स्विच बोर्ड और फैन के बीच में हम लोग वायर का कनेक्शन किए, अगर वायर कहीं पर बीच में कट लगा हुआ रहता तो क्या उसमें करंट पास होता, नहीं होता। दैट मीन्स जो वायर का होगा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड क्लोज, यहाँ पर क्लोज का मतलब होता है स्विच को क्या रखना है, ऑन रखना है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट कंटेनिंग, और उस सर्किट में क्या होगा या फिर उस पाथ में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होगा, जिसको हम जब पूरा को मिला देते हैं तब क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होता है, तो जब हम लोग सर्किट बनाते हैं तो वहां पर हमको बल्ब का जरूरत पड़ता है, स्विच का जरूरत पड़ता है, एमीटर का जरूरत पड़ता है, वोल्ट मीटर का जरूरत पड़ता है, रेसिस्टर का जरूरत पड़ता है। तो इस सब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है उसको हम लोग एक्चुअली जैसा उसका डिजाइन होता है उस तरह से हम लोग उसको बुक में या कॉपी में ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह पर एक इजी सिंबल का यूज करते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। तो अब उसको हम लोग देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सिंबल क्या क्या होता है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जो हम लोग कंपोनेंट होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट यहाँ पर क्या है, बैटरी है। तो आपको पता है कि बैटरी का जो लंबा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है और स्मॉल लाइन किसको बताता है, नेगेटिव टर्मिनल को। इस बैटरी से यहाँ पर हम लोग कनेक्ट क्या कर दिए, एमीटर। एमीटर का ये वाला पार्ट प्लस से कनेक्ट है तो यहाँ पर प्लस होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनस। इसके बाद इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसको, रेसिस्टर को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं
और इसके बाद यहाँ पर हम लोग कनेक्ट किसको कर देते हैं, की को। यहाँ पर आपका क्या है, रेसिस्टर। यहाँ पर क्या कनेक्ट कर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पर कनेक्ट कर दिए एक बल्ब को, ठीक है। यहाँ पर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिए एक वोल्ट मीटर को, ये वाला प्लस तरफ है तो ये प्लस माइनस। तो यहाँ पर जैसे बैटरी है, की है, बल्ब है, रेसिस्टर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, तो यही सबको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब एक्चुअल में जैसा एमीटर होता है उस तरह का यहाँ पर ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका सिंबल का यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जो कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है उसका सिंबल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंबल ऑफ सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, और उसके बारे में भी थोड़ा कुछ समझते जाएंगे। तो हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंबल ऑफ सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का हम लोग सिंबल को समझते हैं। अगर आपको सपोज दैट दिखाना है सेल, सेल का मतलब जो सिंगल, जब बैटरी एक होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइन का जरूरत पड़ता है, एक कैपिटल लाइन होता है, क्या होता है, स्मॉल लाइन। तो जो कैपिटल लाइन होता है वो प्लस टर्मिनल को बताता है और स्मॉल लाइन किसको बताता है, माइनस टर्मिनल को। उसके बाद आता है बैटरी। बैटरी किसको बोलते हैं, तो जब दो दो सेल या दो से अधिक सेल को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। जैसे प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब इसमें देखिए प्लस टर्मिनल कितना है, 1 2 3 4, दैट मीन्स इसमें के गो सेल का कॉम्बिनेशन किया गया है, 4 गो का, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, मतलब इसको सिंपली इसको एक गिनेंगे, इसको 2, इसको 3 और ये 4 है। तो ये मेरा क्या होगा, बैटरी, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस। इसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ता है स्विच का, ठीक है। तो स्विच का जरूरत पड़ता है। स्विच आपका दो कंडीशन पर होता है, एक क्या होता है, ऑन होता है, और दूसरा क्या होता है, ऑफ होता है। तो जब स्विच का जरूरत पड़ता है तो स्विच को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये इस तरह है दैट मीन्स ये दोनों कनेक्ट है, तो दैट मीन्स स्विच आपका क्या है, ऑन है। और जब आपको ऑफ दिखाना होगा तो ऑफ दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऐसा रखते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑफ। इसी का दूसरा नाम एक होता है की भी दो तरह का होगा, एक आपका क्या होगा, ऑन होगा, और एक क्या होगा, ऑफ होगा। जब आपको ऑन दिखाना है तो ऑन दिखाने के लिए इस तरह से बनाते हैं, बीच में क्या रहता है, डॉट, और ऑफ के समय में डॉट मेरा क्या होता है, गायब हो जाता है, ठीक है। फिर आपको दिखाना हो सकता है वायर का जरूरत पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग वायर को दिखाते हैं, सिंपल एक लाइन खींच देते हैं, यही लाइन आपको क्या होती है, वायर। फिर एक आपका कनेक्टिंग वायर होगा, मतलब एक वायर क्या होगा, दूसरे वायर के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो उसको हम लोग सिंबल में किस तरह दिखाते हैं, तो एक वायर यहाँ पर इस तरह जाएगा, एक वायर इस तरह जाएगा, दोनों यहाँ पर मिला है तो इसको हम लोग डिप कर देते हैं। एक होता है विदाउट कनेक्टिंग, विदाउट कनेक्टिंग वायर, मतलब इसमें कनेक्ट नहीं किया है, एक दूसरे के ऊपर से पार किया, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल करते हैं। ये वायर और ये वायर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। फिर आपका जरूरत पड़ता है फ्यूज का। तो फ्यूज को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, तो फ्यूज का सिंबल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। फ्यूज के लिए, फ्यूज अगर आपने घर में भी कनेक्ट किया होगा तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का जो सिंबल होता है किसका है, फ्यूज का। इस तरह आपका क्या होता है, फ्यूज होता है। फिर आपका जरूरत पड़ेगा बल्ब का। तो बल्ब को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो बल्ब के लिए सिंबल इस तरह से होता है। फिर आपको जरूरत पड़ेगा रेसिस्टर का। ये रेसिस्टर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक का जरूरत पड़ता है वेरिएबल रेसिस्टर का, जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है।
और वेरिएबल रेसिस्टर का दूसरा नाम है रियोस्टेट। तो इसका सिंबल कैसा होता है? रियोस्टेट का सिंबल इस तरह से होता है, इसको एरो लगा देते हैं या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। ठीक है, फिर आपको जरूरत पड़ सकता है एमीटर का, फिर जरूरत पड़ सकता है वोल्ट मीटर का। तो उस सब को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एमीटर के लिए आपको सिंपली इस तरह बना के ए लिख देना, एक तरफ प्लस रहेगा दूसरा तरफ क्या होगा? माइनस। तो ये आपका बन गया एमीटर। फिर आपको जरूरत पड़ेगा वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वोल्ट मीटर के लिए सिंपली भी इस तरफ प्लस रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, आपको पता है या फिर इससे पहले के वीडियो में बताया गया है, एमीटर को हमेशा सर्किट में कैसा जोड़ना है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को हमेशा कैसा जोड़ा जाता है? पैरेलल में। ठीक है, अब जो एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है ओम्स, ओम क्या करता है कि जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है और सर्किट में जो करंट पास हो रहा है, दैट मीन्स सर्किट पर जो हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं और सर्किट में जो करंट पास हो रहा है, दोनों के बीच में वो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता था। ठीक है, और दोनों के बीच में जब रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो देखता क्या है कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? भी का। दैट मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ बैटरी का संख्या को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, सर्किट में करंट का वैल्यू भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बैटरी को कम करते जाएंगे, सर्किट में क्या होगा? करंट का वैल्यू भी क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो इसी रिलेशन को देखते हुए ओम्स ने क्या एक लॉ बनाया जिसका नाम क्या रखा गया है? ओम्स लॉ। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, और ओम ने बताया कि जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन है उसको समझने के लिए कुछ क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ओम्स क्या करता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट रखता है इसके बारे में हम लोग आगे चलकर समझेंगे। तो वो क्या पाया? तो ओम्स पाता है कि V और I के बीच में क्या रिलेशन है? तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर V का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका I का भी वैल्यू बढ़ेगा, और V का वैल्यू को घटाएंगे तो I का भी वैल्यू क्या होगा? घटेगा। लेकिन कुछ कंडीशन को अप्लाई करेंगे तब, और वो कंडीशन क्या है? तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह अगर एग्जाम में ओम्स लॉ को डिफाइन करने बोलेगा तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant temperature the potential difference across the conductor is directly proportional to the electric current passes through the conductor. Is directly proportional to the electric current passes through the conductor. ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है? I का। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या आता है? R। तो V इक्वल टू क्या होता है? R I, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या होता है? I R। ठीक है, जहां पर R इज
कांस्टेंट, जहां पर आर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, नॉन एज रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, नॉन एज रेसिस्टेंस, आर को क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर बहुत सारा बच्चा बोल सकता है कि सर जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है तो क्या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V नहीं होगा, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होगा, लेकिन उसके लिए कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। दैट मीन्स इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब आप लिखिएगा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है V, तो जब यहाँ पर बराबर देंगे तो कांस्टेंट टर्म आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है 1/r। ठीक है, जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 1/r। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, आई आर, और इधर क्या आ जाएगा, बी, या फिर इसको फिर से लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या होगा, आई आर, और यहाँ पर भी आर का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। दैट मीन्स आप v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई भी लिख सकते हैं, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स जब आप एक्सपेरिमेंट को 25 डिग्री सेल्सियस में कीजिएगा, तो जितना बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिएगा, प्रत्येक बार टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए। ऐसा टेम्परेचर होना होगा तभी आपका क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, I का, या फिर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, V का। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखा जाता है, उसके पीछे जो रीजन है, तो यहाँ पर जो वायर का रेसिस्टेंस होता है, ये जो रेसिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो करंट का वैल्यू होगा उसमें क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। क्यों होगा, तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, जैसे V इक्वल टू आई आ रहा है, तो I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। तो I और R में क्या रिलेशन है, तो I और R एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि अगर R का वैल्यू बढ़ेगा तो I का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और अगर R का वैल्यू घटेगा तो I का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आर का वैल्यू मेरा बढ़ जाएगा और करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण तब क्या होगा, V और I मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाता। इसीलिए जब हम लोग ओम्स लॉ को करते हैं तो उस समय टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, अब ये तो ओम बता दिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, I का। अब इसको वो प्रूफ भी करता है। ठीक है, तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए वो दो तरीका से वेरिफिकेशन कर सकता है। एक क्या होता है कि जो भी एक ग्राफ के द्वारा कर सकता है, और एक सर्किट डायग्राम का, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तभी आप ग्राफ को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पर जो नया टर्म आया है रेसिस्टेंस, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा कि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, R होता है, और जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है तो कांस्टेंट टर्म क्या लेते हैं, 1/r। ठीक है, और ओम्स लॉ कब आपका एप्लीकेबल होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सर्किट डायग्राम तैयार करना पड़ेगा, और सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में यहाँ पर एक बैटरी दे देते हैं। ठीक है, बैटरी के साथ एमीटर को किस तरह कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। तो यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, एमीटर का ये पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये प्लस हिस्सा बिहेव करेगा, ये वाला पार्ट किसके हिसाब बिहेव करेगा, नेगेटिव।
अब हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे सर्किट में रेसिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं, रेसिस्टर को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लोग सर्किट में क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेसिस्टर का कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक स्विच या फिर क्यू को बना देते हैं, स्विच ही बना देते हैं। और इसके बाद इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि हम बैटरी को संख्या नंबर ऑफ बैटरी को चेंज किए बिना भी हम लोग करंट का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी आपको समझाया गया आई और आर में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आर का वैल्यू में कुछ चेंजेस आएगा तो उसके कारण क्या होता है, आई का वैल्यू में भी क्या आता है, चेंजेस आता है। ठीक है, अब हमको वोल्ट मीटर का जरूरत पड़ेगा, तो वोल्ट मीटर क्या कर, वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल के बीच उसके पैरेलल में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर का ये वाला पार्ट पॉजिटिव से जुड़ा तो ये प्लस होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा माइनस। ये बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस, ये रेसिस्टर है, ये रियोस्टेट तो इसको आर से बोलते हैं, स्विच को की भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम क्या हो गया, तैयार हो गया। अब जैसे स्विच को ऑन करेंगे, इसको प्रेस कर देते हैं, जैसे स्विच को ऑन करेंगे ये दोनों कनेक्ट हो गया तो मेरा स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया, या फिर की मेरा क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे की को ऑन करेंगे इस सर्किट में क्या होने लगेगा, मेरा करंट पास होने लगेगा। ठीक है, और करंट का रीडिंग को कौन बताता है, ए मीटर, और जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रीडिंग को कौन बताएगा, वोल्ट मीटर। दोनों का वैल्यू को नोट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस रियोस्टेट का यूज करेंगे और करंट का वैल्यू को बार बार चेंज करेंगे। तो जब करंट का वैल्यू को चेंज करेंगे तो करंट का वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। अब देखते हैं कि करंट का वैल्यू को चेंज करने से पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंजेस आता है। तो दोनों के लिए हम लोग रीडिंग देखेंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग को देखेंगे, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग 3-4 बार क्या करेंगे, बार बार करंट का वैल्यू को चेंज करेंगे, और V का वैल्यू में क्या चेंजेस आया उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। और हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, V और I के जो रेशियो निकालते हैं, अगर रेशियो का वैल्यू प्रत्येक बार एक ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि I में जिस रेशियो से चेंज हो रहा है V में क्या हो रहा है, उसी रेशियो से भी चेंज हो रहा है। इसीलिए दोनों का रेशियो क्या निकलता है, एक कांस्टेंट वैल्यू। और इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ को क्या कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, अगर आप सबको अगर इसको लिखना पड़ेगा कि इसको वेरिफिकेशन को हम लोग वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, तो वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एट फर्स्ट, एट फर्स्ट सबसे पहले क्या किए, एट फर्स्ट बैटरी, एट फर्स्ट बैटरी, एमीटर, रेसिस्टर, रियोस्टेट एंड स्विच, या फिर उसको की भी बोल सकते हैं, स्विच आर कनेक्टेड, स्विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबको पर किसमें कनेक्ट कर दिए, सीरीज में, एंड voltmeter and voltmeter are connected, and voltmeter are connected in parallel। और वोल्टमीटर को किसमें कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में। उसके बाद क्या किया, स्विच को ऑन किए, तो लिखेंगे नाउ, नाउ स्विच इज ऑन। जब स्विच को ऑन करते तब क्या होता है, देन इलेक्ट्रिक current, then electric current follow through the circuit। तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या होने लगता है, फ्लो करता है। उसके बाद क्या होता है, एमीटर किसका रीडिंग को देता है, करंट का, और वोल्ट मीटर किसका रीडिंग को देता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द एमीटर रीडिंग, द एमीटर reading, the emitter reading gives the emitter reading gives the value of current,
gives the reading of value of current in एम्पियर, किसमें देता है, एम्पियर में, एंड वोल्टमीटर रीडिंग, एंड वोल्टमीटर रीडिंग gives the value of potential difference in, किसमें देता है, वोल्ट में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, रियोस्टेट का यूज करेंगे और प्रत्येक बार क्या करेंगे, करंट का वैल्यू को चेंज करेंगे, और करंट का वैल्यू को चेंज करने के बाद दोनों का रीडिंग को क्या करते जाएंगे, नोट करेंगे। और यही पूरा प्रोसेस को हम लोग कितना टाइम रिपीट करेंगे, 5 to 6 टाइम, ठीक है। तो उसके बाद लिख सकते हैं, नाउ using rheostat, and change the value of current, and note down the reading of एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, एंड दिस प्रोसेस रिपीट 5 to 6 time and note down the reading of ammeter and voltmeter and make a टेबल। और क्या करेंगे, मेक ए टेबल, और एक टेबल को बनाएंगे, ठीक है। तो इसी रियोस्टेट का यूज करेंगे और प्रत्येक बार करंट का वैल्यू को चेंज करेंगे, तो भी का वैल्यू में क्या चेंजेस आया उसको हम लोग बार बार क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। और नोट करके हम लोग क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। सपोज दैट इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक तरफ क्या रहेगा, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट टेबल इस तरह से बनाएंगे। हम यहाँ पर सिंबल ले लेते हैं, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो वहां पर नंबर में रहेगा, ठीक है। एक तरफ में क्या होगा, एमीटर रीडिंग, दूसरा कॉलम में क्या होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग, और तीसरा कॉलम में होता है रेशियो, V अपॉन I का रेशियो, ठीक है। जो एमीटर का रीडिंग होगा वो एम्पियर में होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, वोल्ट में होगा, ठीक है। सपोज दैट पहला बार में करंट का वैल्यू क्या है, I1 है, I1 एम्पियर। दूसरा बार में क्या है, I2 एम्पियर। तीसरा बार में क्या है, I3 एम्पियर। इस तरह करते करते मान लेते हैं डॉट 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 कहाँ तक चला जाएंगे, I6। तो I6 में भी क्या होगा, एम्पियर। फिर इसमें होगा V1 वोल्ट, फिर क्या होगा V2 वोल्ट, फिर क्या होगा V3 वोल्ट, फिर डॉट 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 कहाँ चला जाएंगे, V6 वोल्ट। और जब रेशियो निकलता है V1 अपॉन I1, तो इसका वैल्यू क्या होता है, R होता है। फिर जब निकलता है V2 अपॉन I2, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, R निकलता है। फिर इसी तरह निकालेंगे V6 अपॉन I6, तो इसका भी वैल्यू क्या निकलता है, R निकलता है। मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर पहले बार में V और I का रेशियो 2 निकलता है, तो प्रत्येक बार क्या निकल रहा है, 2 ही निकल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि V जिस रेशियो से बढ़ता है, I भी क्या होता है, उसी रेशियो से मेरा क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, फ्रॉम कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो फ्रॉम कैलकुलेशन we found that the ratio of
V अपॉन I इज कांस्टेंट। तो हम लोग देखते हैं कि V और I का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब हो गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है। और एक तरीका होता है कि जो वैल्यू निकलता है, जैसे आई का वैल्यू क्या निकला, वी का वैल्यू क्या निकला, जब दोनों के बीच में जब हम लोग ग्राफ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने से भी आपको क्या मिलता है, ग्राफ बनाने से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो स्ट्रेट लाइन अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी और आई है वो भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता तो आपका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। तो इसको भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो इसमें को भी लिख सकते हैं क्या कि ओम्स लॉ इज आल्सो वेरीफाइड बाय, ओम्स लॉ इज आल्सो verified by the plotting graph between V and I। V और I के बीच में ग्राफ को प्लॉटिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप ग्राफ बनाइएगा V वर्सेस I, मतलब इधर आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इधर क्या रहेगा, करंट। तो ये जो ग्राफ बनता है तो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, ये जो स्लोप होता है, स्लोप किसको बताता है, ये जो स्लोप होता है वो स्लोप किसके बराबर होता है, रेसिस्टेंस के बराबर। और जब आप I वर्सेस V का ग्राफ खींचते हैं, I वर्सेस V का, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप तब किसके बराबर होगा, 1/r का। आपको अभी शुरू में ही बताया गया था कि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, R होता है। और जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होगा तो उस समय कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 1/r। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या मिलता है, प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन V एंड आई। तो ग्राफ खींचते तो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। इसका भी मतलब क्या होता है, ग्राफ बिटवीन V एंड I, then we found that a straight line। तो आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका भी मतलब क्या हुआ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन कर देते हैं।